Hello friends, today I'm going to bring you another video of Prashant Dhawan. It's been a long time I have not reacted any of his video, but today I found one which is invasion of Babur in India. So अच्छी वीडियो है, हिस्ट्री से रिलेटेड है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। उनका जो लेक्चर, उनका जो स्टाइल है बताने का काफ़ी अच्छा है। तो चलो सुनते हैं, फिर उसके बाद वी गिव आवर कमेंट्स। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में, बाबर कैसे भारत में आया, किस तरीके से पहली पानीपत की जंग इसने लड़ी, कैसे ये जंग ये जीता, बाद में कैसे विस्तार किया और कैसे कुछ ही सालों में बाबर फिर मर गया। जो भी इसने कब्जाया था कभी जेन्युइनली इसको एंजॉय कर नहीं पाया, मगर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिक्स के बारे में कि बाबर आया कहां से था। क्या बाबर अफगानिस्तान से आया था, ईरान से आया था? तो इसका आंसर है नहीं। बाबर एक्चुअली आया था मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान से। आपको बताया होगा सेंट्रल एशियाई देश है उज्बेकिस्तान। आज के समय हम लोग इनको लोन देते हैं बहुत सारे, हम इनकी हेल्प करते हैं। इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है उज्बेकिस्तान के साथ, मगर आज से कई सदियों पहले एक वॉरलॉर्ड यहाँ से उठा बाबर के नाम से और उसने एक एक करके बहुत सी आसपास की जो जमीनें हैं कैप्चर करी। मॉडर्न डे पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया कैप्चर किया और फिर ये पहुंचा इंडिया में। और भारत में ही बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी जो जंगें हैं वो लड़ी जानी थी। मगर पहले आपको जानना होगा कि बाबर उज्बेकिस्तान से भारत पहुंचा कैसे और उज्बेकिस्तान में भी बाबर का क्या स्टेटस था। देखिए, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीर अल दीन मोहम्मद और इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना आप कह लीजिए एक रीजन है मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान का। बाबर के एंसेस्टर्स को आप अगर देखें तो आप कह सकते हैं बाबर एक तरीके से रॉयल फैमिली से था। जो बाबर की मदर थी निगार खानूम, ये एक्चुअली सक्सेसर थी चंगेज खां की। बताया जाता है कि इनके जो परदादा थे, परदादी थी, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड थी चंगेज खां से। और जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा द सेकंड, ये कहीं ना कहीं से वंशज थे तैमूर के। तो यहाँ पर आप पूछेंगे अच्छा तो बाबर क्या एक मंगोल था या फिर आप कह सकते हैं कि ये बस एक सेंट्रल एशियन आदमी था? तो देखिए, हिस्ट्री बुक्स में लिखा होता है कि बाबर एक तुर्क था। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तुर्क क्यों था, तुर्क क्यों कहते हैं? देखिए, बाबर को तुर्किक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तुर्क लोग हैं ये सिर्फ आपको टर्की में नहीं मिलेंगे। हालांकि कंट्री का नाम टर्की है तो लगता है कि सारे टर्क्स यहीं पर रहते होंगे, मगर जो टर्क्स हैं ये आपको मिलेंगे एजरबाईजान में। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, नाम से पता लग रहा है टर्किश लोगों की जमीन है ये। उसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन कजाकिस्तान, ये जो सारे देश हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे तुर्किक लोग। तुर्क अपने आप में एक एथनिसिटी है, जिस तरीके से बंगाली एक एथनिसिटी है। बंगाली आपको मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, इवन ओडिशा के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आपको मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे। उसी तरीके से तुर्क आपको मिलेंगे टर्की से लेकर उज्बेकिस्तान तक। और आप लोग जान के हैरान होंगे, मगर बाबर आज के समय एक नेशनल हीरो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में। यहाँ पर बाबर के बहुत सारे आपको पुतले मिलेंगे। लोग प्राउड फील करते हैं बाबर को लेकर के ये वो आदमी था जो उज्बेकिस्तान से उठा और बाद में पूरा इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एरिया इसने कैप्चर कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कई सदियों तक बाद में हिंदुस्तान पर राज किया था। और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी डिक्लेयर किया है कि उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर बाबर की जिंदगी पर एक मूवी बनाएंगे। अब वो फिल्म कैसी होगी मुझे पता नहीं, मगर पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं बाबर के बारे में। सो अब तक आप ये समझ गए कि बाबर पैदा हुआ था उज्बेकिस्तान में, मगर अचानक से ही इंडिया में क्यों आ गया, इंडिया में इतना बड़ा इसने एक्सपेंशन क्यों किया? देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि जब बाबर ने अटैक करना स्टार्ट किया था इंडिया के आसपास, मॉडर्न डे इंडिया के आसपास, तब उस वक्त ईयर था 1524 से लेकर 1525 के आसपास। और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में राज कर रही थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी बेसिकली अफगानी थे। ये अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनका मैप है, ये यहाँ पर थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी शुरू हुई थी 1451 में और ये चली 1526 में। लोधी डायनेस्टी को ऑफकोर्स खत्म किया था बाबर ने इन्वेजन करके। अच्छा, अब दिल्ली में इन लोगों का राज है और इन लोगों की प्राइमरली शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से। और लोधी डायनेस्टी का उस वक्त एम्परर था इब्राहिम लोधी। ये दिल्ली में राज कर रहा था। दिल्ली से ये पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल कर रहा था। मगर बहुत ही जल्द इब्राहिम लोधी की जंग होने वाली थी बाबर के साथ। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो बाबर बस अचानक से रैंडमली आ गया, उसने कहा कि ठीक है इब्राहिम लोधी से मैं लड़ूंगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
देखो हो क्या रहा था उस टाइम के लोधी डायनेस्टी में, काफी बंटवारा था, काफी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी, भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा था, पावर को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीड थी। और इस सब के बीच में क्या होता है, मैं ऑफ कोर्स ये बात थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूं। इस बीच क्या होता है कि दौलत खान लोधी जो अंकल था इब्राहिम लोधी का, इसने चिट्ठी लिखकर बाबर को इनवाइट किया। उसने यहाँ पर कहा कि देखो तुम ऑलरेडी पंजाब के, नॉर्दर्न पंजाब का जो कुछ एरिया है उसको वैसे ही कब्जा चुके हो, आओ हमारे साथ खड़े हो, दौलत खान लोधी तुम्हारी मदद करेगा। बाबर और दौलत खान लोधी मिलकर इब्राहिम खान लोधी को हरा देंगे और लोधी डायनेस्टी को ऑल टुगेदर हम चेंज कर देंगे। बाबर को बहुत सारी यहाँ पर लूट मिलेगी और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी को रिप्लेस कर देगा दिल्ली में। ये थी यहाँ पर स्टोरी, सिर्फ एक पावर स्ट्रगल थी। और आप अगर दौलत खान लोधी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्लान ऑलमोस्ट काम कर ही गया था। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि बाबर जब उज्बेकिस्तान से नीचे आया और उसने मॉडर्न डे पाकिस्तान का जो बहुत सारा एरिया है ये कब्जाने में हेल्प करी दौलत खान लोधी की, उसके बाद क्या हुआ कि दौलत खान लोधी के आसपास के जो लोग थे उनमें भी पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। बेसिकली यूनिटी बहुत ज़्यादा कम थी इन लोगों में, कॉन्स्टेंटली पावर को लेकर एक दूसरे को बैकस्टैप कर रहे थे। और कुछ ही महीनों में देखा गया कि दौलत खान लोधी के आसपास के जो लोग थे और दौलत खान लोधी ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया। और उसके बाद बाबर ने सडनली ये देखा कि जिस आदमी ने मुझे इनवाइट किया था वो खुद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खुद बर्बाद हो चुका है। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मेरे सामने एक चांस है कि अब मैं खुद दिल्ली पे अटैक कर सकता हूं और खुद अपना साम्राज्य यहां पर स्थापित कर सकता हूं। बाबर के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मगर उसको ये पता था कि इब्राहिम लोधी की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है। बाबर की मैक्सिमम जो आर्मी थी घुड़सवारों की थी, वहाँ पे 12 से लेकर 15,000 के आसपास घुड़सवार थे। जो आसपास का एरिया उसने कब्जाया था, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, वहाँ से वो कुछ लोगों को ले सकता था। मगर तब भी इब्राहिम खान बहुत स्ट्रांग था। बाबर को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, बाबर को एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी जिससे ऑल टुगेदर वो इब्राहिम लोधी को जेन्युइन तरीके से डैमेज कर पाए। और ये जो एक्स्ट्रा पावर बाबर को चाहिए थी वो थी आर्टिलरी। देखो हिंदुस्तान की धरती पर इससे पहले बहुत सी जंगें हुई थी, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई, बड़ी वॉर्स हुई, पृथ्वीराज चौहान की कई जंगें हुई, मोहम्मद गौरी के साथ इब्राहिम लोधी ने कई जंगें लड़ी। मगर किसी भी जंग में इससे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बहुत ही बड़े स्केल पर आर्टिलरी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक लिमिटेड थी। अब इस बीच क्या होता है, ओटोमन एम्पायर का गन मास्टर उस्ताद अली कुली ये मिलता है बाबर को और बाबर इस आदमी को ये कहता है कि अपनी तोपें मुझे दे दो, तुम अपनी सहायता दो मुझे इस जंग में, पानीपत की जंग में, और अगर दिल्ली हमने कब्जा ली तो मैं बहुत सारी लूट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त था? तो हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बन चुका था, काफ़ी ये फैल भी चुका था ऑटोमन एम्पायर उस टाइम। और सिंस बाबर भी एक टर्क था और ऑटोमन एम्पायर को भी टर्किश लोग ही चला रहे थे प्राइमरली, तो उस्ताद अली कुली के कुछ रिलेशन भी थे बाबर के साथ। तो उस्ताद यहाँ पर मान गया और सडनली बाबर के पास आ गई तोपें। और तब बाबर को लगा कि ओके, मेरे पास एक बार को लोग कम हो मगर जो टेक्नोलॉजिकल मेरे पास एडवांटेज है इससे मैं इब्राहिम लोधी को हरा सकता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं 1526 में। 1526 हिस्टोरिक साल भारत की हिस्ट्री में। पानीपत की पहली जंग इसी साल हुई थी। बाबर उज्बेकिस्तान से ऑल द वे अपनी एक ह्यूज आर्मी, करीब बताया जाता है कई एस्टिमेट्स है 12,000 से लेकर 25,000 सोल्जर्स की अपनी आर्मी लेकर पानीपत में पहुंच जाता है। इब्राहिम लोधी भी इसके सामने खड़ा है और दोनों इस धरती पर डिसाइड करने वाले थे कि हिंदुस्तान पे राज, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया पे राज कौन करेगा। नाउ अब देखते हैं पानीपत की पहली जंग में क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है बाबर की सेना ऊपर और नीचे यहाँ पे है इब्राहिम लोधी की सेना। और नोटिस करेंगे यहाँ पे आप कि बाबर ने कार्ड्स बिछा रखी हैं और कार्ड्स के ऊपर या तो तीरंदाज थे बाबर के या फिर बाबर की जो आर्टिलरी के लोग थे ये यहाँ पर चढ़े हुए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबर के लिए इस सेटअप में लड़ना, क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास थे हाथी, बहुत सारे हाथी, और ये हाथी बाबर की सेना को कुचल देते अगर बाबर के पास तोपें ना होती। ना हुआ यहाँ पर क्या, इब्राहिम लोधी को सिंपल यहाँ पे लगा कि बाबर के पास मुझसे बहुत ज़्यादा कम सैनिक हैं, सीधा कुचल दो इसकी आर्मी को। इब्राहिम लोधी ने सीधा यहाँ पे अटैक का ऑर्डर दिया और लोधी की आर्मी आगे बढ़ी। सबसे आगे यहाँ पर थे हाथी, मगर हाथियों पर बाबर की जो यहाँ पर कैनन्स हैं, जो तोपें हैं, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इससे लोधी की जो आर्मी है इसको कुछ नुकसान हुआ। हाथियों का आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही तेज स्पीड से जब कैनन के गोले हिट करेंगे तो काफ़ी हाथी वहीं पे बैठ जाएंगे, वो आगे अटैक नहीं कर पाएंगे।
लोदी ने फिर भी कोशिश करी, अपनी जो कैवलरी है, जो घुड़सवार है, उनको आगे भेजा, मगर जो लोदी के घुड़सवार थे उनको बाबर के घुड़सवारों ने पीछे धकेल दिया। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे लोदी को एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया कि इस टैक्टिक के अगेंस्ट मैं करूं क्या, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में इस टाइप की जंग कभी लड़ी नहीं थी, जहां पर रास्ते में बहुत सारी ये गाड़ियां बिछी हुई है, ये कार्स बिछी हुई हैं और पीछे से जो तोप है ये लगातार गोले बरसा रहे हैं। और बीच में देखिए एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ ये हुई कि जब बाबर ने लगातार फायरिंग करी अपनी तोपों से, तो इब्राहिम लोदी के कई जो हाथी थे ये डर के मारे जब वापस भागे, इन्होंने अपनी ही बहुत सारी आर्मी के लोगों को कुचल दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे जब डर के मारे, क्योंकि इतनी वहाँ से फायरिंग हो रही थी बाबर की साइड से कि हाथी जब पीछे मुड़े तो हाथियों ने ही बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला। तो यहाँ तक आप कह सकते हैं इब्राहिम लोदी अपना सारा एडवांटेज हार चुका था। इसकी आर्मी कंप्लीटली आप कह लीजिए सरप्राइज थी कि ये हो क्या रहा है, इन्होंने कभी भी इस टाइप की वॉर नहीं लड़ी थी। और फिर इब्राहिम लोदी खुद आगे सामने आया, इसने कोशिश करी कि बाबर से ये खुद लड़े, मगर ये ज़रा उस वक्त कुछ कर नहीं पाया था। इसके बहुत सारे लॉसेस हो चुके थे, लगातार आर्टिलरी से फायरिंग हो रही थी, तीरंदाज लगातार अटैक कर रहे थे और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर हार हो जाती है। बाबर पहली पानीपत की जंग जीत जाता है और ये जंग जीतने की खुशी में बाबर ने फिर बाद में 1527 में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम है काबुली बाग मस्जिद। इट इज़ टू मार्क द विक्ट्री ऑफ बाबर ओवर इब्राहिम लोदी। नाउ पानीपत की पहली जंग जीतकर बाबर ने काफ़ी हद तक ये तो इंश्योर कर लिया कि नॉर्थ इंडिया में इसका कब्जा हो जाएगा, मगर इसके सामने एक और चैलेंज अभी बचा था, एक और बहुत ही ज़रा बड़ा चैलेंज, द राजपूत एम्पायर, जिसको लीड कर रहे थे राणा सांगा। राणा सांगा एक राजपूत रूलर थे ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी फ्रॉम मेवाड़। और अब समीकरण ऐसे हो गए थे कि जो अफगानी थे वो राणा सांगा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बाबर को हराना पड़ेगा, बाबर ने लोधी डायनेस्टी को खत्म कर दिया है, बाबर को हम लोग अटैक करेंगे राणा सांगा के साथ मिलकर। तो कई अफगानियों ने राणा सांगा की हेल्प करी और उसके बाद देखा गया कि एक और बहुत ही बड़ी जंग हुई, बैटल ऑफ खानवा। नाउ बैटल ऑफ खानवा के बारे में मैं क्या कहूँ, अब जो मैंने आपको बैटल अभी दिखाई है ना, बैटल ऑफ पानीपत, इमेजिन करो सेम बैटल, बस दुगने स्केल पर। हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि बैटल ऑफ खानवा ऑलमोस्ट बैटल ऑफ पानीपत का एक रिपीट ही था, बस एक बहुत ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड पे। और 1527 में बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराकर बाबर ने अपनी जो ओवरऑल रीच है ये इंडिया में और ज़्यादा डीप कर ली थी। और यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बैटल ऑफ खानवा हारने के बाद राणा सांगा यहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये एक्चुअली पीछे हट चुके थे और इनकी जो फोर्सेस थी ये चित्तौड़ तक सीमित थी और ये फिर से बाबर को अटैक करना चाहते थे। राणा सांगा जानते थे कि बाबर को हराया जा सकता है और ये फिर से अटैक कर देते बाबर को, मगर अनफॉर्चुनेट देखिए बात यहाँ पर ये हो जाती है कि 1528 में इन्हीं के जो शेफ्स हैं, इन्हीं के एम्पायर के शेफ्स इनको जहर दे के मार देते हैं। इंटरनल पावर स्ट्रगल यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इनके एम्पायर के लोगों को डर ये था कि लगातार वॉर कर करके एम्पायर को काफ़ी लॉस पहुँचा देंगे, मगर मैं आपको ये बता दूँ कि राणा सांगा अगर वेट करके बाबर को बाद में अटैक करते तो हो सकता है कि वापस ये दिल्ली कब्जा भी सकते थे। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या कि बाबर की मौत 1530 में खुद ही हो गई। बाबर बीमार होकर मर गया था इंडिया में और बाबर के बाद जो इसका बेटा था हुमायूं, इसने मुगल साम्राज्य को संभाला और बाबर के मरने तक आप अगर देखो ये बन चुका था भारत का नक्शा बाबर की मौत तक। यहाँ पे आप देखोगे ये जो रीजन है ये सफाविद संभाल रहे थे ईरान के, ये जो एरिया था यहाँ पर पूरे नॉर्दर्न इंडिया का ये मुगल एम्पायर संभाल रहा था और बहुत ही जल्द इन द फ्यूचर मुगल एम्पायर का और विस्तार ही होना था। कई इनके एम्परर्स आए और धीरे धीरे मुगल एम्पायर फैलता गया, मगर इस सब की शुरुआत हुई थी बाबर से। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है बाबर की लाइफ की कि जो एरिया इसने कब्जाया, जो एम्पायर की स्थापना इसने करी, कभी इस एम्पायर को अपनी ट्रू ग्लोरी में ये देख नहीं पाया। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और 4 साल के अंदर अंदर भारत में ही मर गया। तो ये थी वीडियो बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया की। अगर कोई हिस्ट्री का एक सर्टेन टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई और लिखता है उसके बारे में तो आप उसकी कमेंट को लाइक भी दे सकते हैं ताकि मुझे पता लग सके कि बेसिकली आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं। इट कैन बी अबाउट एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड, इट कैन बी अबाउट मुगल एम्पायर, इट कैन बी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1,
आप लिखेगा इसके बारे में, आपकी सजेशंस मिलती है एंड वी विल मेक मेनी मोर हिस्ट्री लेक्चर्स इन द फ्यूचर। वेरी नाइस वीडियो। हिस्ट्री को जैसे इन्होंने बताया बड़े आसान तरीके से, लगा ही नहीं जैसे कोई हिस्ट्री का टीचर को किताब खोल के कोई चीज़ बता रहा है। इट फील्स लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी। इट्स अ ब्यूटीफुल जॉब डन बाय प्रशांत धवन। हमारे टाइम पे जब हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो शायद इस तरह के टीचर्स नहीं हुआ करते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। कुछ लोग टीचर कुछ लेज़ी भी थे मेरे ख्याल से। रियली जैसे इन्होंने एक ही चीज़ को बताया, सुनने में मज़ा आ रहा था। होप आपको भी मज़ा आया हो और अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को बड़े आसानी से। और आज भी कुछ लोग जो इसको देखेंगे, कुछ यंग जनरेशन हैं, बच्चे हैं, अगर उनको देख पाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको फ़ायदा ही होगा। इनको हिस्ट्री के बारे में आपको किताबों से रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से आपको पता चल सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक फ़िल्म की तरह आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है और आपको पता लगा कि कैसे बाबर आया, बाबर कौन था, ये तुर्क था, उज़्बेकिस्तान से था, और कैसे इसने अपनी अटैक करके कैसे अपना मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, जैसे उन्होंने बताया। और इंडिया में क्या मुझे कहता कि दुनिया में ही है कि आपस में पावर को लेने के चक्कर में ना एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। ये बात वो तो हिस्ट्री है, लड़ाई करने का तरीके तो अलग से हो गए हैं आजकल, लेकिन वो जो एक चीज़ आज भी है ये पावर को लेने के लिए, पावर टसल आप हर जगह देखते हैं सब चीज़ों को। हिस्ट्री तो सिखाती है लेकिन हम लोग सीख नहीं पाते हैं, अभी भी ये सब चल रहा है। और देखो जब देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें आज भी लागू होती हैं। इंडिया के अंदर ही देखो, ये इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के अंदर ही इंडिया के बारे में ही बात करते हैं। आज भी लोग ऐसे ही हैं, जब बाहर से ताकतें आपको नुकसान कर रही हैं तो आप मिल के बात करते हो। और उसको बाबर को बुलाने वाला भी उसका अपना रिश्तेदार था, अदरवाइज़ शायद वो नहीं आता। तो खैर अब हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते, बात ही कर सकते हैं इसके बारे में। होपफुली आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी हो, ये बहुत अच्छी वीडियो है। ये खाली एंजॉय करने के लिए नहीं है, बाकी हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए अगर आप लोग इसको देखते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के। हालांकि मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है थोड़े पैमाने पर थोड़ा बहुत मैं भी जानता था, लेकिन इनके स्टाइल और मेरे जो स्टाइल जो उन्होंने पढ़ाया मुझे बड़ा फ़र्क था। तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है इंडिया का भी कि उनके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं, उनको चीज़ें ढंग से पढ़ाई जा रही हैं। तो खैर इसी के साथ अगर आपको कुछ कहना है या आपको जो वीडियो नहीं पसंद लगी है, या आपको लगता है कि इन्होंने कुछ ठीक तरह से नहीं बताया है, तो अगर आपको लगता है आप कमेंट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, ठीक है। और इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।